नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स 2023 के पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स जिसमें 100 मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न को लाए हैं। तो आइए दिसंबर से लेकर मई तक इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों बात की जा रही है सीमा सुरक्षा बल के BSF का। तो ये दोस्तों बने हैं नितिन अग्रवाल को, ये बने आगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जाए तो BSF का तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1 दिसंबर 1965 की इसकी स्थापना की गई थी BSF का, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों अगर इसका मोटो की बात की जाए तो ये जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड किस शहर में लगाया गया है। दोस्तों बात की जा रही है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM की दोस्तों, तो ये हैदराबाद में लगाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जाए तो इस रियल टाइम गोल्ड ATM को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ये थीम था, मुख्य पॉइंट था इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये दोस्तों बने हैं KV साजी इसके बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष इसके बने हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के। और दोस्तों बात की जा रही है नाबार्ड की, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1982 में इसकी स्थापना की नाबार्ड की। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, भारत की पहले सोलर सिटी कौन सी है, कौन सी बनेगी दोस्तों। तो ये बनेगी सांची, जो है ये मध्य प्रदेश में ये बनेगी सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जो जिसमें पहली लग जाती है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाती है, तो इसको ध्यान देकर चलिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। और सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण मानी जाती है, और यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में है, इसको ये विकसित किया जाएगा कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में। और दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य पॉइंट था। और दोस्तों कार्बन न्यूट्रलिटी, जैसे कार्बन तथा की बात की जाए तो कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। इसका ये मुख्य थीम था, इसका न्यूट्रलिटी था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हरि बालकृष्णन को ये सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को दोस्तों बात की जाए तो इन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और विकसित सिस्टम में इनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2023 की बात की जा रही थी, ये कर्नाटक ने इसको जीत लिया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल पर यह ट्रॉफी जीता है। और दोस्तों इसका आयोजन स्थल की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल सऊदी अरब था, इसका आयोजन स्थल। और संस्करण कौन सा था, 76वां इसका संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो ये दोस्तों डेविड एलन चिपरफील्ड ने इसको जीत लिया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही है तो डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। और प्रित्जर वास्तुकार पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकार पुरस्कार हैं, और जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए इसको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों किसने शुरू किया, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाती है, यह योजना का उद्देश्य 15 वर्ष और इससे अधिक वायु के वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है,
फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेड बुल नीदरलैंड के रहने वाले, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों बात की जा रही है जल बजट की, तो ये केरल राज्य बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जी दोस्तों मेघना अहलावत भी बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का। और दोस्तों बात की जा रही TTFI का टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है। और इसकी दोस्तों स्थापना की बात की जाए तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टेरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों बात की जा रही है कार्बन बॉर्डर टेरिफ का, तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाती है, कार्बन बॉर्डर टेरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, वर्कर, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा। इसका ये प्रमुख पॉइंट था, प्रमुख इसका लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? दोस्तों बात की जा रही है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोस्तों लियो वाडारकर को ये बनाया गया है दोस्तों आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। और दोस्तों बात की जाए आयरलैंड की, ये आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप में ये स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आयरलैंड की राजधानी की दोस्तों बात की जा रही है तो इसकी राजधानी डबलिन है। और तो आयरलैंड की दोस्तों करेंसी की बात की थी, इसकी करेंसी यूरो करेंसी इसकी है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दोस्तों ये जी कमलावर्धन राव को ये बनाएगी इसके CEO, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जा रही तो FSSAI का फुल फॉर्म दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों स्थापना की बात की जा रही है तो ये स्थापना 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों नई दिल्ली से क्या है, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों बात की जा रही है तो सुखोई लड़ाकू विमान की तो ये दोस्तों बनी है अवनी चतुर्वेदी को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जा रही है तो अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के फडहोल जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? दोस्तों बात की जा रही है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की, तो दोस्तों क्लेयर लोम्बा डेडली को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जा रही है OECD का फुल फॉर्म दोस्तों तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। 30 सितंबर 1961 की इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों पेरिस से क्या है दोस्तों, पेरिस जो इसका मुख्यालय है। और सेक्रेटरी जनरल दोस्तों मथियास कोरबन इसका क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? दोस्तों बात की जा रही है संविधान साक्षर जिला की, कि दोस्तों कोल्लम जो केरल है दोस्तों ये बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपोर्टेंट पॉइंटों की बात की जा रही है तो संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना, तो ये प्रमुख पॉइंट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों 106 लोगों की सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों दोस्तों बात की जा रही तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार भी शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, सम्मान से चुना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफी की म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? दोस्तों बात की जा रही है कैलीग्राफिक म्यूरल का दोस्तों तो ये सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया है, इसका
इसका ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये 75 मीटर लंबे इस म्यूरल को अमल अफलेम्बन नाम के कलाकार ने डिजाइन किया है इसको। अगला प्रश्न है, पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोस्तों डॉक्टर एलिडा गवेरा को ये सम्मानित किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी बात की जा रही प्रमुख पॉइंटों की, तो डॉक्टर एलिडा गवेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2021 से 22 के तहत RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु ही रहा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए, तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसकी निपटान दर 14% इसकी निपटान दर है। और महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है जिसकी निपटान दर दोस्तों 23% है। और दोस्तों रिपोर्ट जारी करता दोस्तों बात की जा रही थी, ये सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों बात की जाए तो भारत का पहला मरीना का ये दोस्तों बिंदुर जो कर्नाटक में है यहाँ ये बनाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जा रही, तो इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक के लोगों में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और मरीना दोस्तों क्या है, तो इन्हें समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इन छोटी नावों एवं नौकाओं के आदि के जरिए आनंद के लिए विशेष रूप में डिजाइन की गई जगह या बंदरगाह होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों नीति आयोग की दोस्तों बात की जाती है, ये BVR सुब्रमण्यम ये बने, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जाए नीति आयोग की दोस्तों, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जा रही थी 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और नई दिल्ली दोस्तों इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष सुमन के बेड़ी इसका उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये दोस्तों किया है ये रोस्कोमोस ये किया है, जो रूस की एजेंसी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किस राज्य में की जा रही है? ये दोस्तों की जा रही है तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसकी बात की जा रही है, तो ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा इसकी लॉन्च की गई, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जा रही है, इस ऐप को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? दोस्तों बात की जा रही है स्वार्म ड्रोन की, तो दोस्तों भारत की सेना को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जा रही है, तो ये बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन विकसित किए हैं जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाले दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व स्तरीय विमान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये कोटा जो है राजस्थान में ही यहाँ पर किया जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जा रही है, तो विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल के नवनिर्मित ऑक्सीजन जोन सिटी पार्क में विद्यार्थी और आमजन विज्ञान को समझाने के साथ अंतरिक्ष के रहस्य भी जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो दोस्तों बात की जा रही है प्रसाद योजना की, ये दोस्तों ये क्वेश्चन वाटर मार्क लगा हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन को शायद रेणुका येलम मंदिर के आसपास इसका निर्माण किया गया, इसको शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। आगे बढ़ते और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसका जो आंसर है सभी दोस्तों इसका आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों माँ चंडीश्वरी देवी मंदिर, पापनासम मंदिर और रेणुका
यलमा मंदिर और श्री माधवन कुंजारू गिरीश के मंदिर। दोस्तों इसका ऑप्शन फैब्रिक से भी दिया हुआ है, इसको सभी से भी याद देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश फुटबॉल लीग करोबो कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसको जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उप विजेता की दोस्तों बात की जा रही है तो न्यूकासल यूनाइटेड ने इसका उप विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों बात की जाए तो वियतनाम के ये बने हैं वान थुअंग इसका बने हैं राष्ट्रपति वियतनाम के। और दोस्तों वियतनाम की दोस्तों बात की जा रही तो वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वियतनाम की राजधानी की दोस्तों बात की जाए इसकी राजधानी हनोई है। और दोस्तों करेंसी की बात की जाती है, इसकी करेंसी वियतनामी डोंग की करेंसी है। और प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जा रही तो ये फाम मिन चीन इसके प्रधानमंत्री है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहराने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक कई पहल कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों ये नागपुर महाराष्ट्र में शुरू की गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? तो दोस्तों कोलंबिया ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को दोस्तों बात की जाए कोलंबिया की, इसकी राजधानी दोस्तों बोगोटा इसकी राजधानी है। और मुद्रा दोस्तों पेसो इसके मुद्रा है। और दोस्तों राष्ट्रपति की बात की जाए तो गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो इसके क्या है राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों बात की जा रही है 10% आरक्षण देने की इसमें दोस्तों बात की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा सीमा सुरक्षा बल में। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यह घोषणा भी की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट की दी जाएगी, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं के कीर्तिवासन इसके नए CEO बने, इसको ध्यान रखिएगा TCS के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और TCS की दोस्तों बात की जाए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जा रही तो 1 अप्रैल 1968 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों मुंबई से क्या है मुख्यालय है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है? ये दोस्तों बनी है ये गरुड़ एरोस्पेस के बने, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है यह सब्सिडी कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। और पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में एग्री ड्रोन सब्सिडी के तहत 8 किसानों की गरुड़ किसान ड्रोन दिए गए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? ये दोस्तों बने हैं सीरिया बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। ये सीरिया बन चुके हैं नार्को स्टेट देश। और दोस्तों बात की जा रही है इसकी प्रमुख पॉइंटों की, नार्को स्टेट का दोस्तों मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नफ़े के निर्यात पर निर्भर है। और इसकी अर्थव्यवस्था ही नफ़े पर चलती है। सीरिया खास तौर पर एम्फेटीड जैसे टेबलेट का उपयोग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किस देश की महर्षि पहल के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो दोस्तों ये भारत ने इसका समर्थन किया, इसका प्रस्ताव का ये पहल किया है दोस्तों। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है महर्षि पहल का लक्ष्य का अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान और इसके बाद अनुसंधान साझेदारियों को बढ़ावा और मोटे अनाज एवं अन्य प्राचीन अनाजों के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य इसका पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ता अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्यों में स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों बात की जा रही है जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन की। तो ये दोस्तों असम में इसकी स्थापना की गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है, असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रिल लिमिटेड के द्वारा इसको पूरा किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य ने PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? ये दोस्तों बात की जा रही थी PM जन धन योजना के तहत दोस्तों तो ये तेलंगाना में इसको ये कवरेज किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही है
तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का जिस पे 100% घरेलू कवरेज किया है। और पीएम जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों अगस्त 2014 में की गई थी और योजना का नारा था दोस्तों मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका नारा था इसको। अगला प्रश्न है नए संसद भवन को उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का दोस्तों जारी किया गया है? तो इसका दोस्तों ये 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए, इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बात की जा रही है क्वाड की दोस्तों, तो ये भारत इसमें मेजबानी करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जाती है क्वाड में दोस्तों, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों क्वाड जैसे क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों का एक समूह है। और दोस्तों उद्देश्य इसका उद्देश्य जो है तो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है, इसका प्रमुख ही उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस राज्य पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ को ये चुना गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात की जाए तो निजात अभियान एक कार्रवाई एवं जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदि लोगों को पुनर्वास शामिल इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है BSF के जवानों को आवास सुविधाओं, आयुष्मान CAPF और अवकाश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों पढ़हरी ऐप को यह लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अमरेली गुजरात में यहाँ इसका उद्घाटन किया है, इसका अनावरण किया है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या हो गया है? दोस्तों बात की जा रही है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का, इसका दोस्तों अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न है बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूध ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल इसको लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये अमेरिका ने इसको दे दी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जाती है। इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल फ्रूट बीमारी के बचाव करना है। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों बात की जा रही है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की, तो ये 9 जनवरी की प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों थीम की दोस्तों बात की जा रही है इसका, तो ये रिलिएबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल इसका प्रमुख थीम था। और दोस्तों बात की जा रही है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी दोस्तों ये इंदौर में किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि दोस्तों बात की जाए तो मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना क्या है राष्ट्रपति, इसके राष्ट्रपति हैं, इसका ये प्रमुख अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये दोस्तों किया गया है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो संस्करण की दोस्तों बात की जा रही है संस्करण 15वां संस्करण है। और दोस्तों शुभांकर से क्या है ओलिस का शुभांकर है। अगला प्रश्न है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने संघर्ष योजना को शुरू किया है? दोस्तों ये त्रिपुरा सरकार ने संघर्ष योजना को शुरू किया है, सहस्त्र योजना को दोस्तों सहस्त्र योजना को शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली बच्चों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको अपनाने की घोषणा की, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम कर दिया गया PMGKAY। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों किया जाएगा ये शिलांग मेघालय में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा उत्कृष्टता केंद्र। अगला प्रश्न है भारत किस देश को
पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये क्यूबा को की है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस बात की जा रही क्यूबा की, इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जा रही, तो ये पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों को सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की है? ये दोस्तों की है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है? ये दोस्तों ये 95 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जा रही थी मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का रेट है। और सबसे कम मातृ आयु अनुपात में सिर्फ राज्य दोस्तों केरल 19 लाख प्रति जीवित जन्म है। और सबसे अधिक दोस्तों मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष स्थान दोस्तों असम 195 प्रति लाख जीवित जन्म है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक Q3 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ये दोस्तों ये दुबई रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो भारत के मुंबई शहर का स्थान इसमें 22वां स्थान रहा है। और दोस्तों इस जारीकर्ता की दोस्तों बात की जाती है नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने शुरू किया है? तो ये दोस्तों ये रॉयल्स ब्रिटेन कंपनी इसके द्वारा दोस्तों और इजी जेट ब्रिटेन इसके द्वारा ये शुरू किया गया। उपरोक्त में से दोस्तों दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब किलो की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों ये भारत बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी दोस्तों प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जा रही तो जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को शुरू किया है? ये तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों ये ग्लोबलिन मॉडल को ये लिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों बना है? तो ये बना है केरल, ये बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जाए केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरेंजा दप्तिली की कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 3 मार्च को ये मनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। और पहला विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। और दोस्तों इसकी थीम की बात की जाए तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्जन इसका क्या थीम रखा गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 5वां आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों बात की जा रही है तो ये कोलंबुर, ये कहाँ मलेशिया में यहाँ स्थापित किया गया है। और दोस्तों इसकी प्रमुख थीम की बात की जा रही तो ये भारत की अध्यक्षता की बात की जा रही तो राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं इसने ये अध्यक्षता की थी। और दोस्तों थीम की बात की जाए तो स्ट्रेंथ एंड एडवांस एशियन इंडियन इकोनॉमी टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस
पार्टनरशिप इसका मुख्य थीम रखा गया था। आगे अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने वाले और इसे समुद्र के नीचे अवशोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये डेनमार्क बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न था। दोस्तों डेनमार्क की बात की जाए, डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। डेनमार्क की राजधानी की बात की जाती है कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, और मुद्रा दोस्तों डेनिश क्रोन इसका मुद्रा है। और प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जाती है मेटे फ्रेडेरिकसन इसके क्या है, कफन इसके प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के फारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये गुजरात में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में किस राज्य का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रवाह हुआ है? ये दोस्तों अमेरिका में ये हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉरिशस से उत्पन्न विदेशी पूंजी भारतीय पूंजी बाजार में सबसे तेजी से घटी है, जबकि नॉर्वे और सिंगापुर में बढ़ती रुचि को दिखी गई है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ज्यूस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों ये ईसा जो यूरोप का है दोस्तों इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ESA के द्वारा दोस्तों बात की जा रही है। तो जुपिटर आईसी मोन्स एक्सप्लोरर इसके क्या है, फुल फॉर्म है। और इफ अंतरिक्ष यान को एरियन 5 V8260 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका प्रमुख ये पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये पानीपत में इसका की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। हरित विमानन ईंधन को कहाँ, पानीपत में किया जाएगा, जो हरियाणा में है। इसके दोस्तों प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लंजाजेट के साथ मिलकर लगाने वाली ये संस्था है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, ग्राहकों को उच्च ब्याज दर प्रदान करने के लिए किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल फर्म डिपॉजिट स्कीम फिर से शुरुआत की है? तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरुआत की गई, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, संक्रमण रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों WHO के द्वारा इसको दोस्तों लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, इस नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संक्रामक रोगों के खतरे को तेज़ी से पहचानना और ट्रैक किया जाए और इस सूचनाओं को साझा किया जाए और कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई किया जाए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप में निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाले भारत की पहली एलायंस कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों ये एयर एशिया बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन डी दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जाती है, एयर इंडिया ने अपनी उड़ान प्रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी करती हुई इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए सेफ मिश्रित विमानन टरबाइन ईंधन के साथ भरी है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये दोस्तों सौरभ गांगुली बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये पापुआ न्यू गिनी की बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी की पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जा रही है, तो इसकी दोस्तों राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी इसकी क्या है, राजधानी है। मुद्रा दोस्तों पापुआ न्यू गिनी कीना इसके क्या मुद्रा है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों एमी पोपिए बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा। एमी पोपिए संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की महानिदेशक बनी है। अगला दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जा रही है, तो ये प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM के द्वारा दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह माइग्रेशन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों इसी गठन की बात की जाती है 6 दिसंबर 1951 किसी गठन की गई थी। और दोस्तों मुख्यालय इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय है। और सदस्यता की दोस्तों बात की जाती है 175 सदस्य देश हैं और 8 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों तेलंगाना की द्वारा ये शुरू किया गया है साहस पहल। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जा रही है तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाना इसका प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये दोस्तों ये लियोनल मेसी ने इसको जीत लिया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगर दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों की बात की जा रही तो लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 सेली एन फ्रेजर प्रिंस को भी मिला, जो कहाँ की जमैका की रहने वाली है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की, इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता की उजागर करना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, और दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री की दोस्तों बात की जाती है, ये स्मृति जुबिन ईरानी से क्या है, इसके मंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, चिट फंड कारोबार की पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ई-चिट्स ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ये दोस्तों चुना है ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों द प्रिंट ऑफ यूक्रेन, दोस्तों ये इसी के द्वारा ये चुना गया, उपयुक्त में फिर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनी है? ये दोस्तों बनी है दीपिका पादुकोण, ये बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने हेक्टो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों ये जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही है तो M1 मून लैंडर को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्केच सुरंग जो 12.89 किलोमीटर कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनिहाल कटरा रेलवे लाइन जो जम्मू कश्मीर में ये यहाँ बनाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में ये बनाएगी। दोस्तों अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाती है, यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेलवे लाइन को जो की परियोजना का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये तेलंगाना को ये प्रदान किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश की सुरक्षा के बीच की आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच ये आयोजित हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी पर दिया गया है। और दोस्तों इसका आयोजन स्थल जो है, इसका आयोजन स्थल राजस्थान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिक ने मिलकर आर्टिफिशियल सिनेप्स विकसित किया है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये शुरुआत किया गया, इसको विकसित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ ये ज्ञापन पर ये हस्ताक्षर किए, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको दोस्तों प्रमुख पॉइंटों की बात की जाती है, इस समझौते के तहत फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिणी अफ्रीका से लाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना की शुरुआत की है? तो ये केरल सरकार के द्वारा इसको किया गया है, स्टाइपेंड योजना को केरल सरकार के द्वारा। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाती है, इस योजना को केरल राज्य की 4 बार कौंसिल द्वारा लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3000 रुपये के भुगतान भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपने किस अभियान के लिए दूसरे वार्षिक
एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये डोंट चूज इक्चिनेशन के द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की तो यूएनडीपी का डोंट चूज इक्चिनेशन अभियान जीवाश्म ईंधन के सब्सिडी और ग्रह पर इनके नकारात्मक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये गोरखपुर हरियाणा में इसका स्थापित किया जाएगा, इसका परमाणु संयंत्र। और दोस्तों प्रमुख इसके पॉइंटों की बात की जाए तो हरियाणा के गोरखपुर में 14,000 मेगावाट का यह ऊर्जा परमाणु संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसमें अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट की क्षमता की 2 इकाइयाँ लगी हुई है। अगला प्रश्न है पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये विदेश मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। तो दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये पता किया गया, इसको खोजा गया, इसको ध्यान रखिए, बहुत मस्त प्रश्न था। और दोस्तों नासा के शोधकर्ताओं ने JWST के कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 14 रिलीज साइंस प्रोग्राम का उपयोग करके इन 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोजा है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का कब मनाया गया है। तो ये दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया गया है और दोस्तों प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे 2023। और दोस्तों इसका थीम की बात की जाती है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसका प्रमुख इसका थीम है। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज सुविधा की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों ये सिंगापुर के साथ ये शुरुआत की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो इस पहल में भारत की UPI और सिंगापुर पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरुआत भी की जाएगी। और दोस्तों इस सुविधा के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं एक दिन में अधिकतम 60,000 रुपये या करीब 1,000 सिंगापुर डॉलर तत्काल भेज सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े ओनम द्वीपों का नाम रखा है। तो ये दोस्तों रखा है ये परमवीर चक्र विजेता की द्वारा ये रखा गया, इसको दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों ये बनाई है नासा, ये अमेरिका के द्वारा दोस्तों ये बनाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जा रही है तो इस परियोजना को एजाइल सीस लूनर ऑपरेशनल या ड्रेको के लिए प्रदर्शन रॉकेट नाम दिया गया है। और इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री और गहरे अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 6 महीना का मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न की चर्चा की है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।